नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अमन पे एजुकेशन में। जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 15 नवंबर को आपको दिल्ली पुलिस का एग्जाम था, जो कि सेकंड शिफ्ट का भी एग्जाम समाप्त हो गया है। तो सेकंड शिफ्ट में आपके जीके जीएस के जो 50 प्रश्न पूछे गए थे, उनमें से अधिकांश प्रश्न मिल गए हैं। तो सभी प्रश्नों को देखेंगे, साथ में उनसे जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी देखेंगे। इससे पहले बता दें, इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप लोग जाकर एक बार वहाँ से ज्वाइन जरूर हो जाइएगा। देखिए, तो आज का जो पहला जो हमारा प्रश्न हुआ है कि हरिसेन किस राजा के दरबारी कवि थे। ठीक है, तो ये पूछा गया था आपसे। तो इसका राइट आंसर आपका समुद्रगुप्त हो जाएगा। समुद्रगुप्त, जिसे कि आपका भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, जो कि गुप्त वंश से संबंधित था। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को ही कहा जाता है। और उसी के दरबार में हरिसेन, जो कि आपका दरबारी कवि था। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। और आपका 14वीं शताब्दी के संस्कृत कवि, राजनीतिज्ञ और सरकार के मंत्री थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर समुद्रगुप्त हो जाएगा। कल आपसे पूछा गया था अश्वघोष के बारे में, तो अश्वघोष किसका दरबारी कवि था। तो अश्व जो घोष है वो दोस्तों आपका कनिष्क का दरबारी कवि था। ठीक है, राजा जो कनिष्क था आपका सातवां राजवंश का, उसका दरबारी कवि था। इसके बाद दोस्तों आपको बताएं कि अश्वघोष है, जो कि बुद्ध चरित्र है, जो कि बुद्ध की जीवनी पर आधारित पुस्तक है। तो बुद्ध चरित्र का जो रचना है, बुद्ध चरित्र का रचना है, वो आपका अश्वघोष के द्वारा ही किया गया था। इस बात को भी आपको याद रखना होगा। ठीक है, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। पहले आपको बता दें कि एसएससी 2023 में जितने भी एग्जाम कंडक्ट हुए हैं, अगर उसका पीडीएफ अगर आप बाय करना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। कौन कौन से पीडीएफ है, जो दिल्ली पुलिस का जो 2020 का एग्जाम हुआ था उसका PYQ का है। एसएससी एमटी 2023-22 में जो एग्जाम हुआ था उसका पीडीएफ है। एसएससी सीजीएल 2023 में जो प्री हुआ था उसका है, मेंस का भी मिल जाएगा। एसएससीपीओ का जो एग्जाम हुआ था 2023 में उसका भी है। CHSL का भी है 22-23 का। अगर पूरा पीडीएफ एक साथ लेना चाहते हैं तो मात्र 75 रुपये में आपको मिलने वाला है। व्हाट्सएप पर संपर्क कर लीजिएगा, और भी जानकारी आपको वहाँ पर है जो कि देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। तो पहला जो प्रश्न आपका है जो कि हो गया था। अब दूसरा जो प्रश्न पूछा गया था वो पूछा गया है कि लगातार 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है। ठीक है, तो लगातार 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय महिला खिलाड़ी के नाम हमसे पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर आपका PV सिंधु हो जाएगा। PV सिंधु आपका बता दें कि 2 ओलंपिक जीतने वाली एकमात्र भारतीय महिला है। उन्होंने आपका 2016 के जो रियो ओलंपिक हुआ था उसमें आपका रजत पदक जीती थी। साथ में 2020 का जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुआ था टोक्यो में, उसमें आपका कांस्य पदक है जो कि जीती है। ठीक है, 2020 का जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक था वो आपका 2021 में खेला गया था, जैसा कि आप लोग को मालूम होगा, जिसमें भारत ने टोटल आपका 7 मेडल अपने नाम किया था, जिसमें से 1 मेडल आपका गोल्ड था, जो कि नीरज चोपड़ा जी ने लाया था। 2 मेडल दोस्तों आपका क्या था, 2 मेडल आपका सिल्वर था। इसके बाद आपका 4 मेडल था, आपका 4 मेडल आपका कांस्य था। ठीक है, तो टोटल भारत 7 मेडल जीता था। और भारत की रैंक की बात करेंगे तो भारत का रैंक आपका 48वां था। और फर्स्ट स्थान पे कौन सा था, फर्स्ट स्थान पे 2020 के ओलंपिक में आपका USA आपका फर्स्ट स्थान पे था। ठीक है, इसके अलावा PV सिंधु को 2021 में पद्म विभूषण पुरस्कार से भी सम्मानित है, जो कि किया जा चुका है। इसके अलावा सिंधु के द्वारा जीते गए अन्य पुरस्कार की बात करेंगे तो 2013 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। अर्जुन पुरस्कार उन्हें दिया जाता है जो कि लगातार 4 वर्षों तक आपका खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं। अर्जुन पुरस्कार का जो शुरुआत है आपका पूछा जाता है, तो इसको याद रखिएगा, 1961 में इसका शुरुआत हुआ था। इसके अलावा 2015 में पद्मश्री भी दिया गया था। पद्मश्री का पहिया पद्म अवार्ड का शुरुआत आपका 1954 में हुआ था। आपका 2016 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भी दिया गया है। ये जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है, ये तो अब नाम है, लेकिन इसका पहले का नाम था आपका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, पहले का नाम था आपका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसका शुरुआत आपका हुआ था 1991 से 1992 में। तो 1991-1992 में इसका शुरुआत होता है। और पहला जो आपका पुरस्कार है जो 1992 में दिया जाता है, किसे दिया जाता है, तो विश्वनाथ आनंद को दिया जाता है, जो कि शतरंज के खिलाड़ी थे। ठीक है, इसके अलावा जो आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है, जैसा कि आपको बताएं कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पहले का नाम था, तो अभी का नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है। ये आपका 2021 में इसका नामकरण चेंज किया गया था। मेजर ध्यानचंद की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका हॉकी के सुप्रसिद्ध खिलाड़ी थे। इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर आपका 29 अगस्त को भारतीय खेल दिवस, राष्ट्रीय खेल दिवस है, जो कि मनाया जाता है। इसके अलावा 2019 में इन्हें BBC स्पोर्ट्स स्टूडेंट ऑफ द ईयर अवार्ड से भी इन्हें नवाजा गया था। इस बात को भी याद रखना है। अगला है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र की बात करेंगे तो इसका रासायनिक सूत्र आपका NaHCO3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इससे रासायनिक सूत्र की बात करेंगे, इसे रसायन की भाषा में रसायन रूप में सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र HCO3 कहते हैं। बेकिंग सोडा एक सफ़ेद क्रिस्टलीय नमक है, जो कि बाइकार्बोनेट, रिनाइन और सोडियम डायनाइन से बना होता है। अगला है कि सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षरता दर है, जो कि किस राज्य का है। तो सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षरता दर की जब हम लोग बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षरता दर आपका केरल का ही है। ठीक है, पुरुष साक्षरता दर आपका केरल का ही है। इसके साथ ही साथ केरल में पुरुष साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है ही, साथ में आपका ओवरऑल साक्षरता दर की बात करते हैं तो ओवरऑल साक्षरता दर भी आपका केरल में ही सबसे ज़्यादा है। ठीक है, पूरे भारत में। इसके बाद हम लोग जब बात करते हैं जब हम लोग बात करते हैं तो कितना है आखिरकार, तो 94.00% आपका साक्षरता है केरल का। ठीक है, इसके अलावा पुरुष की साक्षरता वहाँ पर आपका 96.11% है। वहीं पर महिलाओं की साक्षरता वहाँ पर आपका 92.07% है। इसके अलावा देश की कुल साक्षरता दर कितना है, तो देश का कुल साक्षरता दर आपका
केरल का साक्षरता दर आपका 94 है, देश का तो आपका 74 है, ठीक है, 72 नहीं है, 74.4% ऐसा कुछ है। इसके बाद आपसे सब ये भी प्रश्न पूछा गया था सबसे कम साक्षरता दर किस राज्य का है, तो सबसे कम साक्षरता दर आपका बिहार का है, ओवरऑल में भी बिहार का है, और आपका पुरुष में भी आपका बिहार का ही सबसे ज़्यादा है, सबसे कम है, ठीक है, बिहार का ही सबसे कम है। यहाँ पर ओवरऑल साक्षरता दर आपका 61.80% है, जहाँ पर पुरुष का साक्षरता दर आपका 71.20% है, और महिलाओं का 51.50% है साक्षरता। इसके बाद बात करेंगे सबसे कम महिला साक्षरता दर, ये पूछा नहीं गया है फिर भी जान लीजिए, सबसे कम महिला साक्षरता दर की बात करेंगे तो सबसे कम महिला साक्षरता दर आपका राजस्थान का है, याद रखिएगा, सबसे महिला कम साक्षरता दर राजस्थान का ये। साथ में पुरुष और महिलाओं में सर्वाधिक जो अंतर है साक्षरता का, पुरुष और महिलाओं में सर्वाधिक जो अंतर है साक्षरता का, वो भी आपका राजस्थान का ये भी प्रश्न आपका एसएससी सीपीओ एग्जाम में पूछा गया था। अगला प्रश्न पूछा गया है कि पंचायत में मुगल काल में पंचायत को क्या कहा जाता है, लेकिन इसका तो आपका एग्जैक्ट आंसर नहीं मिल पाया है, लेकिन पंचायत का जो मुखिया होता था मुगल काल में उसे मुकद्दम या मंडलम नामक मुखिया होता था, ठीक है। अगर मुखिया पूछा गया होगा तो मुकद्दम या मंडलम है जो कि आपका नाम था, तो इसको याद देख लीजिएगा। बाकी जो लोग एग्जाम देकर आए हैं आप लोग जरूर बताइएगा क्या पूछा गया था। लेकिन कुछ सूत्रों का सुझाव है कि मुखिया का चुनाव है जो गाँव के बुजुर्गों की सहमति से किया गया था, इस विकल्प की जमींदार द्वारा आपका पुष्टि की जानी थी। इसके अलावा मुखिया का मुख्य कार्य पंचायत के लेखाकार पटवारी की सहायता से ग्राम खातों की तैयारी का पर्यवेक्षण करना था। अगला है सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मूला आपसे पूछा गया था। सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मूला की बात करेंगे तो यह एक प्रकार रासायनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र होता है NaNO3 होता है, NaNO3 होता है। इसे चिल्ली साल्ट पीटर भी कहा जाता है, और क्योंकि चिल्ली में इसका विशाल भंडार है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत के बर्मे प्रधानमंत्री कौन है, तो भारत के बर्मे जो प्रधानमंत्री थे वो आपके इंद्र कुमार गुजराल आपके भारत के 15वें राष्ट्रपति थे, जो कि आपका 21 अप्रैल 1997 को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किए थे। अभी भारत में प्रधानमंत्री आपके नरेंद्र मोदी हैं जो कि आपके 18वें नंबर के हैं। इसके अलावा पहले नंबर के प्रधानमंत्री हैं वो आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं, ठीक है। अगला आपका है कि 2022 पुरुष हॉकी एशिया विश्व कप है जो कि कहाँ हुआ था, तो 2022 का जो पुरुष एशिया कप है वो दोस्तों आपका हुआ था कहाँ, ये पूछा गया था, तो इंडोनेशिया में हुआ था। इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता, वहीं पर दोस्तों आपका ये हुआ था। कब से कब तक हुआ था, 23 मई से 1 जून 2022 के बीच खेला गया था, ठीक है। इसके अलावा बताती ये आपका 11वां संस्करण था, इस बात को भी याद रखिएगा, ये आपका 11वां संस्करण था। एशियाई हॉकी महासंघ के द्वारा ये आपका आयोजित एक चतुष्कोणीय अंतर्राष्ट्रीय पुरुष फील्ड हॉकी विश्व कप है। विजेता आपका दक्षिण कोरिया बना था, उप विजेता आपका कौन बना, तो उप विजेता आपका बना था मलेशिया, उप विजेता बना था। और तीसरा स्थान पे बात करेंगे तो तीसरा स्थान हमारा देश अपना भारत का था। अगला है 1983 का जो क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था उसमें कप्तान कौन थे, तो 1983 का जो क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था जो कि भारत के द्वारा जीता गया प्रथम विश्व कप था 1983 का, उसमें जो उसके कप्तान थे आपके कपिल देव थे। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, कपिल देव हो जाएगा। तेंदुलकर, गांगुली, द्रविड़, कुंबले जैसे कुछ बेहतरीन खिलाड़ियों के रूप में माना जाता है, जो सभी ने 1980 से 1990 के दशक में अपनी शुरुआत है जो कि किया था। ऐसा माना जाता है कि गांगुली के नेतृत्व ने भारतीय क्रिकेट के खेल के प्रमुख बलों में से एक में परिवर्तन की शुरुआत को चिन्हित किया था। इसके बाद गांगुली के बाद MS धोनी कप्तान बने थे। MS धोनी की कप्तानी में भारत ने क्या क्या जीता है आपको मालूम ही होगा। 2011 का जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें आपका जीता था MS धोनी की कप्तानी में भारत ने। इसके अलावा 2007 का जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था इसे भी आपका महेंद्र सिंह धोनी ने ही जीता था। नेक्स्ट आपका पूछा गया है कि पंडित किशन महाराज है जो कि आपका किससे संबंधित है, तो पंडित किशन महाराज की बात करेंगे तो दोस्तों आपका एक तबला वादक थे, तो इसका राइट आंसर आपका तबला वादक हो जाएगा। और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के बनारस घराने से इनका संबंध था। उन्होंने उस्ताद अली अकबर खां, पंडित औकारनाथ ठाकुर, पंडित भीमसेन जोशी, बड़े गुलाम अली खां, उस्ताद विलायत खान, अमजद अली खान, गिरजा देवी, बिरजू महाराज अब के समय के दिग्गजों के साथ आपका मंच है जो कि साझा किया है। अगला आपका पूछा गया था फ्रेंड्स कि सोनल जो मानसिंह है, सोनल मानसिंह का संबंध किससे है, तो सोनल मानसिंह का संबंध मेरे ख्याल से आपका ऑप्शन में भरतनाट्यम दिया गया होगा, तो इसका राइट आंसर आपका भरतनाट्यम हो जाएगा। लेकिन सोनल मानसिंह का जो संबंध है आपका भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य भी है और आपका ओडिसी शास्त्रीय नृत्य भी है। कभी कभी आपको दोनों ऑप्शन में दिया जाता है, लेकिन इस बार शायद आपका भरतनाट्यम ही दिया गया होगा जो कि राइट आंसर था। इसके अलावा 1992 में उन्हें पद्म भूषण अवार्ड दिया गया था जो कि पाने वाली सबसे कम उम्र की पहली प्राप्तकर्ता थी। इसके अलावा 2003 में इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था, पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। अगला है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 है जो किससे संबंधित है, तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 29 है वो आपका अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर है आपका संविधान का जो अनुच्छेद 29 है यह अधिकार प्रदान करता है कि भारत के क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों का कोई भी वर्ग या कोई भाग जिसका एक भाषा, लिपि, अपनी संस्कृति हो उसे स्वयं को संरक्षित करने का अधिकार होगा। यह और है आपका राज्य के किसी भी शैक्षणिक स्थान में प्रवेश के लिए किसी नागरिक को नकारा नहीं जाएगा। केवल धर्म, वंश, जाति, भाषा या इनमें
में से किसी के आधार पर राज्य निधि से सहायता प्राप्त कर सकेगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था। तो 42वां जो संविधान संशोधन आपको हुआ था 1976 में, उसके माध्यम से मौलिक कर्तव्य को हमारे भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। लेकिन याद रखने बात योग ये है कि जब 1976 में जोड़ा गया था तो उस समय मात्र 10 ही मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। 11वां जो मौलिक कर्तव्य है वो आपका 86वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से जोड़ा गया था, जिसमें लिखा गया था कि बच्चे को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा से संबंधित था, जो कि माता पिता का कर्तव्य होगा कि बच्चे को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा दे। ठीक है, ये आपका स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश जो जोड़ा गया था, वर्तमान में अनुच्छेद 51A में वर्णित है। भाग की बात करेंगे तो भाग 4A में ये आपका यूएसएसआर जो कि अब रूस हो गया है वहां से लिया गया है आपका ये प्रावधान है। अगला पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है जो कि भारत का कितना था। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो इसका राइट आंसर 382 प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। जनसंख्या घनत्व की बात करेंगे तो 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग निवास करते हैं उसी को हम लोग जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो भारत में 1 वर्ग किलोमीटर में आपका निवास करते हैं 382 लोग, लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ पर निवास करते हैं तो सबसे ज़्यादा आपका दिल्ली का जनसंख्या घनत्व है। ये आपका यूटी प्लस राज्यों में सबसे ज़्यादा आपका दिल्ली का है। लेकिन अगर आपसे राज्यों के बारे में पूछिए तो राज्यों में आपका क्या होगा, राज्यों में आपका बिहार हो जाएगा। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व की बात करेंगे, सबसे कम ये आपका अरुणाचल प्रदेश का हो जाएगा। बिहार में जनसंख्या घनत्व आपका 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर है, अरुणाचल प्रदेश में आपका मात्र 17 है। अगला है उसके बाद देखें तो दूसरा नंबर पे आपका पश्चिम बंगाल आता है जो कि आपका 1028 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के साथ जनसंख्या घनत्व में दूसरे स्थान पर है। तीसरा पे आपका उत्तर प्रदेश, चौथा पे आपका केरल आता है। 2011 का जो जनगणना है भारत का 15वीं जनगणना था, आज़ादी के बाद आपका 7वां जनगणना था। 11 का आदर्श वर्ग था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ठीक है, इसके अलावा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश से पहले जान लीजिए कि पहली जनगणना आपका 1872 में हुआ था। इसके अलावा सबसे कम आबादी वाला राज्य है आपका लक्षद्वीप, सबसे कम आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, सबसे उच्चतम लिंगानुपात वाला राज्य केरल, सबसे उच्चतम साक्षरता वाला केरल, घनत्व वाला बिहार। अगला है कि भारत के प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो भारत के प्रथम जो योजना आयोग बना था उसके जो अध्यक्ष बने थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बने थे। तो इसका राइट आंसर आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। यही योजना आयोग के माध्यम से जो आपका पंचवर्षीय योजना चलता था, पंचवर्षीय योजना जो भारत में 12 चला था, इसी योजना आयोग के अंतर्गत जो चला था। ये योजना आयोग को आपका 2014 में खत्म कर दिया गया था और इसके स्थान पर आपका नीति आयोग जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसका स्थापना किया गया था जो कि 1 जनवरी 2015 को किया गया था। इसके जो अध्यक्ष होते हैं पदेन अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। वर्तमान में इसके अध्यक्ष आपके नरेंद्र मोदी जी हैं। इसके अलावा इसमें एक उपाध्यक्ष भी होता है जो कि आपका स्वर्ण बेरी जी हैं। इसके अलावा एक आपका मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO भी होता है जो कि आपका श्री BVR सुब्रमण्यम यहाँ के CEO हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों आपसे पूछा गया था। ज़्यादा प्रश्न तो मिल नहीं पाए लेकिन जितने प्रश्न मिले हैं हमने सोचा कि आपसे शेयर कर दिया जाए तो कर दिए। बाकी जिससे प्रश्न मिलेंगे उसको हम PDF में दे देंगे। PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो जय हिंद।